आज के वीडियो में हम लोग 68 बीपीएससी मेंस की तैयारी का डे 12 देखेंगे, जिसमें हम लोग गांधीवादी विचारधारा या गांधीयन आइडियोलॉजी को देखेंगे। गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले विगत वर्षों में बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं। स्वदेशी पे जोर देकर गांधी जी कौन सा संदेश देना चाहते थे? दूसरा, वर्ण जाति व्यवस्था पर गांधी जी के विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। अस्पृश्यता के विरुद्ध उनके सक्रियतावाद से क्या वह संगत थे? बिहार के जन आंदोलन में गांधी जी की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। गांधी जी की रहस्यात्मकता में मौलिक विचारों का दांव पेचों की सहज प्रवृत्ति और लोक चेतना में अनोखी पैठ के साथ अनोखा मेल शामिल है, व्याख्या कीजिए। गांधी के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचारों की महत्ता का वर्णन कीजिए। जाति और धर्म पर गांधी के विचारों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। संक्षिप्त टिप्पणी: सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार, जाति और धर्म पर गांधी जी के विचार। गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत जिन टॉपिक्स को हमें देखना है वो अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले भूमिका, जिसमें हम लोग एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। दूसरा, प्रेरणा, इसके अंतर्गत गांधी जी के विचारों के जो प्रेरणा स्रोत थे उनको देखेंगे। तीसरा, विचारधारा के विभिन्न आयामों को देखेंगे। और चौथा, मूल्यांकन देखेंगे। पहला, भूमिका। गांधीवादी विचारधारा भारतीय समाज और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की परिस्थितियों से उपजी हुई एक विचारधारा है, जिसने न सिर्फ राष्ट्रीय आंदोलन को दशा व दिशा दी, बल्कि भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था को भी उस परिस्थिति के अनुसार गति प्रदान की। गांधी जी के ही शब्दों में कहें तो गांधीवादी कोई विचारधारा नहीं है, बल्कि यह परंपरागत भारतीय समाज और संस्कृति की ही उपज है, जो सदियों से भारत में विद्यमान है। गांधीवादी विचारधारा की प्रेरणा। गांधीवादी विचारधारा की प्रेरणा के कई स्रोत हैं, जो गांधी जी के जीवन वृत्तांत में निहित हैं। इनकी प्रेरणा के स्रोतों को हम लोग निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं। पहला, धार्मिक ग्रंथ। श्रीमद् भगवद गीता से गांधी जी ने कर्मयोगी बनना सीखा, क्योंकि गीता में कर्म की प्रधानता को उजागर किया गया है। दूसरा, नरमपंथी विचारधारा। इससे गांधी जी ने प्रार्थना, अनुरोध और सहयोग की भावना को सीखा। जैसे कि गांधीवादी आंदोलन में स्पष्ट नजर आता है कि वे बीच बीच में ब्रिटिश सरकार से प्रार्थना, सहयोग और समझौते के द्वारा रियायतें प्राप्त करते थे। तीसरा, गर्मपंथी विचारधारा। इससे गांधी जी ने असहयोग और सविनय अवज्ञा के विचार को प्राप्त किया। गर्मपंथियों के निष्क्रिय प्रतिरोध के बाद में गांधीवादी आंदोलन में सविनय अवज्ञा और असहयोग के रूप में प्रकट होता है। चौथा, महात्मा गांधी ने असहयोग के विचार विदेशी लेखक लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक से प्राप्त की है, जो कि वार एंड पीस है, जिसमें वह असहयोग के तरीकों को बड़े बारीकी से बताते हैं। पांचवा, हेनरी डेविड थॉरो की पुस्तक सिविल डिसओबीडियंस से सविनय अवज्ञा के विचार को ग्रहण किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार असहयोग से सविनय अवज्ञा की ओर जाया जाए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के विचार ग्रहण किए हैं। सत्य के संबंध में गांधी जी ने कहा था, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। अहिंसा की विचारधारा गांधी जी की व्यवहारिक विचारधारा थी, जो उस समय की परिस्थितियों की उपज थी। यही वह विचारधारा थी जो अंग्रेजों को दुविधा में रखती थी और अंततः वे भारत को स्वतंत्र करने के लिए विवश हो गए। अब हम लोग गांधीवादी विचारधारा के विभिन्न आयामों को देखेंगे। इन आयामों में राजनीतिक, धर्म, शिक्षा, स्वच्छता, वर्ण एवं जाति, आर्थिक, स्वदेशी, साधन एवं साध्य, संघर्ष विराम संघर्ष, सर्वोदय, सामाजिक सांस्कृतिक विचार हैं। इन्हें हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला, राजनीतिक विचार। गांधी जी के राजनीतिक दर्शन बहुआयामी एवं व्यवहारिक है, जो समय के साथ अधिक परिपक्व होती चली गई। राजनीतिक संबंधी विचार गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं उसकी परिस्थितियों से ग्रहण की। नरमपंथी विचारधारा की राजनीति से गांधी जी ने प्रतिवेदन, प्रार्थना और प्रतिरोध की रणनीति को अपनाया। साथ ही साथ उन्होंने सरकार पर दबाव डालने और समझौता कर रियायत प्राप्त करने की रणनीति नरमपंथियों की विचारधारा से ही प्राप्त की। गांधी जी जब यह महसूस करते थे कि उनकी यह रणनीति एक सीमा तक कारगर साबित नहीं हो रही है, तो वे इससे आगे बढ़कर गर्मपंथियों की विचारधारा को ग्रहण करते। गर्मपंथी विचारधारा से गांधी जी ने असहयोग और सविनय अवज्ञा तथा स्वदेशी और बहिष्कार के विचारों को ग्रहण किया।
अरविंद घोष के निष्क्रिय प्रतिरोध के विचार को गांधी जी ने अपनाकर इसे विस्तृत रूप प्रदान किया। इसी प्रकार गर्मपंथियों के हड़ताल, प्रदर्शन तथा धरना देने के विचारों को भी विस्तृत रूप प्रदान किया। बाल गंगाधर तिलक के स्वराज और स्वशासन के विचारों को उन्होंने काफी विस्तृत किया। गर्मपंथी विचारधारा से ही गांधी जी ने राजनीति में लोगों को लामबद्ध करने के लिए धार्मिक तत्वों का समावेश करने की विधि को सीखा। जैसे तिलक लोगों को एकत्रित करने के लिए शिवाजी और गणेश महोत्सव किया करते थे तथा अन्य गर्मपंथी लोग काली पूजा, गंगा स्नान, रक्षाबंधन तथा वंदे मातरम का प्रयोग किया करते थे। उसी प्रकार गांधी जी वैष्णव धर्म के विचारों तथा उसके भजन जैसे रघुपति राघव राजा राम तथा वैष्णव जन तेरे को राजनीति में समाहित किया। इस प्रकार गांधीवादी राजनीतिक विचार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित है। गांधी जी ने राज्य को अनावश्यक बुराई कहा। उनके अनुसार राज्य की आवश्यकता एवं अस्तित्व की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार राज्य बलपूर्वक लोगों को दंड प्रदान करता है, उससे व्यक्तियों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नवोन्मेष की क्षमता समाप्त हो जाती है। राज्य की उपर्युक्त कार्यवाहियों के कारण गांधी जी राज्य की कड़ी आलोचना करते हैं, जो व्यक्तियों के अधिकतम अदृश्य रूप से एक कल्याण के लिए कार्य करे। ऐसा राज्य जहां स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना सर्वोच्च शिखर पे हो तथा व्यक्ति और व्यक्ति के मध्य किसी प्रकार का भेदभाव, कोई असमानता न हो। इस संबंध में गांधी जी राम राज्य की संकल्पना प्रस्तुत करते हैं, अर्थात एक ऐसा आदर्श राज्य जहां सामाजिक समरसता, सहिष्णुता, सद्भाव, सहानुभूति, समानुभूति तथा अनुशासन की भावना व्यक्तियों में व्याप्त हो। गांधी जी लोकतंत्र के सबसे बड़े समर्थक थे, लेकिन पाश्चात्य लोकतंत्र जिसमें शक्तियों का केंद्रीकरण कुछ खास व्यक्तियों में होता है के विचारों के विरोधी थे। वे वैसे लोकतंत्र के समर्थक थे जिसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो तथा गतिविधियों में आम लोगों की अधिकतम भागीदारी हो। इस प्रकार गांधी जी कई स्तरीय सरकार तथा ग्राम पंचायतों के बहुत बड़े हिमायती थे। गांधी जी के शब्दों में कहे तो भारत की आत्मा गांवों में बसती है और गांव के विकास के बिना भारत के विकास का सपना अधूरा सा है। अर्थात वे शासन को सबसे निचले स्तर तक ले जाना चाहते थे, जहां पर गरीब, अल्पसंख्यक तथा उपेक्षित वर्ग भी लोकतांत्रिक गतिविधियों में अपने आप को भागीदार कर सके। गांधी जी ने स्वराज की विचारधारा को भारतीय राजनीतिक परिस्थितियों से ग्रहण किया है। 1895 में तिलक ने सर्वप्रथम स्वराज की मांग को प्रस्तुत किया था। उसके बाद 1905 के बनारस अधिवेशन तथा 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की संकल्पना को पुनः दोहराया। इसी क्रम में 1916 में एनी बेसेंट और तिलक होम रूल लीग आंदोलन के जरिए स्वराज को व्यापक रूप दिया। महात्मा गांधी ने स्वराज की संकल्पना को इन्हीं तत्वों से ग्रहण करते हुए उसे व्यापक स्वरूप प्रदान किया। 1920 के असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज प्राप्ति की घोषणा की तथा 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में पूर्ण स्वराज की मांग को दोहराया तथा 1942 में गांधी जी का स्वराज स्वतंत्रता में बदल गया। इस प्रकार गांधी जी ने स्वराज की क्रमिक रूप से व्याख्या की। धर्म संबंधित विचार। गांधी जी एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जो जन्म से ही धार्मिक विचारों से जुड़े हुए थे। वे धर्म को व्यक्ति का निजी मामला तो मानते ही थे, साथ ही साथ वो धर्म को बहुआयामी भी मानते थे। उन्हीं के शब्दों में, मैं जन्म से धार्मिक व्यक्ति हूँ क्योंकि धर्म मेरा निजी मामला है और कोई भी सरकार इस संबंध में कुछ नहीं कर सकती क्योंकि राज्य का कार्य सुरक्षा, संचार और विदेशी मामले हैं। गांधी जी ने कहा कि धर्म व्यक्ति का निजी मामला है, लेकिन व्यक्ति की समस्त गतिविधियों को नियमित और नियंत्रित करता है। गांधी जी के अनुसार धर्म के व्यापक अर्थ हैं। उन्हीं के शब्दों में, सत्य और अहिंसा ही हमारे ईश्वर है और मैं इन्हीं को धर्म मानता हूँ और मेरा धर्म मानव मात्र से प्रेम और मानव मात्र का कल्याण है, क्योंकि हर व्यक्ति में आत्मा का वास होता है और आत्मा ईश्वर का अंश है। इसी संबंध में गांधी जी कहते हैं, पाप से डरो, पापियों से नहीं। गांधी जी सर्वधर्म समभाव के संपोषक थे, अर्थात वे सभी धर्मों को एक समान दृष्टि से देखते थे, क्योंकि वे धर्म संबंधी अपने सारे विचार विश्व में प्रचलित सभी धर्मों से ग्रहण किए थे। बौद्ध और जैन धर्म से वे सत्य और अहिंसा तथा ईसाई धर्म से करुणा और दया की सीख ली।
इसी प्रकार वे जन्म से वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। दक्षिण अफ्रीका में अपने सत्याग्रह के दौरान वे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और पारसियों के संबंध में आए। इन सभी गतिविधियों ने गांधी जी को धर्म संबंधी व्यापक आयाम प्रदान किए। गांधी जी ने धर्म को बड़ी कुशलता और चतुराई के साथ राजनीति में समावेश किया, लोगों को आंदोलन के लिए लामबंद किया। उनके अनुसार राजनीतिक और धर्म साथ साथ चल सकते हैं। राजनीतिक मूल्यों, नैतिकता, अनुशासन तथा भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए धार्मिक तत्वों का समावेश आवश्यक है। गांधी जी के इस विचार को बाद के विश्लेषक कड़ी आलोचना करते हैं, जैसा कि 1919 के खिलाफत आंदोलन के दौरान जब गांधी जी ने मुसलमानों की सहायता की तो उनकी राजनीतिक गलियारों में काफी आलोचना की गई। बाद में गांधी जी ने भी महसूस किया कि धार्मिक तत्वों का प्रयोग समावेश बड़ी कुशलता से किया जाना चाहिए। शिक्षा संबंधित विचार। गांधी जी ने सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में समरसता और सहिष्णुता लाने के लिए कई विचार प्रस्तुत किए। इन विचारों में शिक्षा संबंधी विचार अति महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने स्वदेशी शिक्षा पर बल दिया तथा शिक्षा संबंधी अपने विचार को वर्धा के एक सम्मेलन में प्रस्तुत किया। गांधी जी के शब्दों में कहे तो शिक्षा वैसी होनी चाहिए जो मानव का सर्वांगीण विकास कर सके। इस संबंध में वे प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दिए जाने की वकालत करते थे। वे राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क की भाषा के रूप में हिंदी भाषा के पक्षधर थे। उनका मानना था कि यही एक भाषा है जो संपूर्ण भारतीयों को एकताबद्ध कर सकता है। वे अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के हिमायती नहीं थे। महात्मा गांधी ने शिक्षा के उस रूप की वकालत की जो व्यवहारिक और व्यावसायिकता से जुड़ी हो। उनका कहना था कि शिक्षा वैसी होनी चाहिए जो लोगों को रोजगार मुहैया कराए। इस प्रकार व्यावसायिक शिक्षा के पक्षधर थे वे। महात्मा गांधी ने नैतिक शिक्षा पर भी बल दिया जो बच्चों में अनुशासन, ईमानदारी तथा सहानुभूति की भावना को भर सके तथा सामाजिक परंपराओं और मूल्यों को जीवंत बना सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्वच्छता संबंधित विचार। गांधी जी स्वच्छता एवं साफ सफाई के बड़े हिमायती थे। महात्मा गांधी बाहरी और आंतरिक दोनों पक्षों पर स्वच्छता के पक्षधर थे। बाहरी रूप में बढ़ता प्रदूषण यथा जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि के प्रति गांधी जी काफी चिंतित रहते थे। उनके अनुसार प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम दोहन से कई प्रकार के प्रदूषण जनित होते हैं। प्रदूषण के कारणों के रूप में वे औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के बढ़ते स्तर को जिम्मेदार मानते थे। वे पश्चिम के भौतिकवादी प्रवृत्ति को इसके लिए जिम्मेदार मानते थे। गांधी जी बाहरी प्रदूषण के साथ साथ आंतरिक प्रदूषण की भी चर्चा करते थे। उनके अनुसार व्यक्तियों में गिरती मूल्य, नैतिकता तथा बढ़ता भ्रष्टाचार, लालच प्रदूषण को बढ़ावा देता है। अर्थात वे प्रदूषण के लिए आंतरिक और बाह्य दोनों कारणों को जिम्मेदार मानते थे। उन्होंने इन प्रदूषण को दूर करने तथा स्वच्छता और साफ सफाई के लिए आंतरिक और बाह्य दोनों स्तर पर काम करने की बात की। गांधी जी के अनुसार मनुष्य की आवश्यकता के लिए प्रकृति में सब कुछ है, लेकिन उनके लालच के लिए नहीं। गांधी जी के अनुसार स्वच्छता मानव जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहाँ स्वच्छता होती है ईश्वर का वास वहीं होता है। इसलिए वे पर्यावरणीय स्वच्छता के बहुत बड़े हिमायती थे। साथ ही साथ वे आंतरिक स्वच्छता के भी बहुत बड़े पक्षधर थे। वर्तमान में भारत सरकार ने गांधी जी की इसी सोच को वास्तविक धरातल पर उतारने के लिए स्वच्छ इंडिया मिशन की शुरुआत की, जिसे जन जन तक पहुंचाने के लिए राजनेताओं के साथ साथ नौकरशाह भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते नजर आए। वर्ण एवं जाति संबंधित विचार। महात्मा गांधी ने सामाजिक न्याय, सहिष्णुता तथा सामाजिक सहिष्णुता को बनाए रखने के लिए वर्ण और जाति के भी हिमायती थे, लेकिन वे वर्ण और जाति के जटिल और विकृत स्वरूपों के पक्षधर नहीं थे। गांधी जी वर्ण व्यवस्था के इसलिए पक्षधर थे क्योंकि इसमें व्यक्ति की योग्यता, क्षमता और कुशलता के अनुसार वर्ण की प्राप्ति की पूरी संभावना होती थी। कोई भी व्यक्ति अपने योग्यता और क्षमता के अनुसार किसी भी वर्ण में अपना स्थान बना सकता था, क्योंकि यह प्रणाली जाति व्यवस्था के भांति जन्म आधारित नहीं था। वेद के कुछ श्लोकों से यह जानकारी मिलती है कि एक ही परिवार के अलग अलग लोग अलग अलग पेशों से जुड़े हुए थे।
गांधी जी सामाजिक कार्यों को सहजता और सरलता से संपादित करने हेतु वर्ण और जाति व्यवस्था के पक्षधर थे, लेकिन जाति व्यवस्था में फैली छुआछूत, अस्पृश्यता, ऊंच नीच तथा गरीब अमीर की भावना के बिल्कुल खिलाफ थे। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा का वास होता है जो ईश्वर का अंश है, तो कैसे कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से घृणा का भाव रख सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म का भाग नहीं है, और यदि कोई स्पष्ट कर दे कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म का भाग है तो मैं हिंदू धर्म का परित्याग कर दूंगा। अर्थात गांधी जी समाज में समावेशी विकास और साम्यता के पक्षधर थे। आर्थिक विचार। गांधी जी अर्थव्यवस्था के ऐसे स्वरूप के पक्षधर थे जो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल हो। भारत एक जनसंख्या बहुल राज्य है जिसमें गरीबी और बेरोजगारी की दरें अधिक है। इस संदर्भ में भारत में ऐसी आर्थिक व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए जो श्रम प्रधान हो। श्रम प्रधान अर्थव्यवस्था ही अधिकतम लोगों को रोजगार प्रदान कर सकता है, जिससे लोगों को गरीबी और बेरोजगारी सीमित हो सकती है। गांधी जी आधुनिक मशीनीकरण तथा औद्योगिकरण के विरोधी थे, क्योंकि यह पूंजी और तकनीकी प्रधान व्यवस्था है जो भारत के परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। क्योंकि एक तो भारत में पूंजी का अभाव है, वहीं दूसरी तरफ उन्नत तकनीक का भी अभाव है। भारत एक श्रम प्रधान राज्य है जिसमें श्रम आधारित उद्योग यथा लघु उद्योग, कुटीर उद्योग की स्थापना की जानी चाहिए। वे चरखा चलाने, सूत काटने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में हथकरघा उद्योग के बहुत बड़े पक्षधर थे, क्योंकि इसकी स्थापना में कम पूंजी के साथ साथ परंपरागत तकनीकों का ही प्रयोग होता है। साथ ही साथ यह श्रम प्रधान उद्योग है एवं स्थान की दृष्टि से भी लचीले हैं, अर्थात यह भारत के परिस्थितियों के अधिक अनुकूल है। महात्मा गांधी की सोच में समाजवाद की भी झलक मिलती है। वे गरीब अमीर, ऊंच नीच, स्त्री पुरुष भेदभाव तथा क्षेत्रीय विषमता के काफी बड़े विरोधी थे, लेकिन वे समाज में समानता लाने के लिए बड़े बड़े पूंजीपतियों और बड़े बड़े जमींदारों की संपत्तियों के अधिग्रहण करने के पक्षधर नहीं थे। गांधी जी समानता लाने के लिए कार्ल मार्क्स की भांति क्रांति का सहारा नहीं लेना चाहते थे। वे इसके लिए ट्रस्टीशिप या न्यासधारिता का सिद्धांत प्रस्तुत किए। इसके अनुसार मालिकों और पूंजीपतियों को स्वयं को मालिक न समझकर संपत्ति का ट्रस्टी समझना चाहिए और संपत्ति का उपयोग मानव कल्याण, जन कल्याण तथा सामाजिक कल्याण में लगाना चाहिए। इन्हें अपनी आवश्यकता अनुसार ही संपत्ति का उपयोग करना चाहिए तथा ट्रस्टी बनकर आवश्यकता अनुसार सामाजिक कार्यों में योगदान देना चाहिए, जिससे सामाजिक भेदभाव, असमानता, ऊंच नीच तथा प्रादेशिक विषमता को सीमित किया जा सके। स्वदेशी संबंधित विचार। गांधी जी ने स्वदेशी के बहुपक्षीय और बहुआयामी पक्षों पर बल देते हुए कहा है कि स्वदेशी एक अनिवार्य तत्व है जिसका उपयोग कर कोई राष्ट्र सभ्यता और संस्कृति की नई ऊंचाइयों को छू सकता है। स्वदेशी के संदर्भ में गांधी जी ने शिक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीति तथा सभ्यता संस्कृति में स्वदेशी लाने पर बल दिया। गांधी जी ने शिक्षा के महत्व को उजागर करते हुए स्वदेशी शिक्षा पर बल दिया। उन्होंने अंग्रेजी के स्थान पर प्राथमिक स्तर तक मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया तथा राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा को अपनाने पर बल दिया। शिक्षा संबंधी गांधीवादी विचार गांधी जी की वर्धा समिति से प्राप्त होती है। राजनीति में गांधी जी ने स्वशासन और स्वराज पर बल दिया। उनका मानना था कि अपने देश के लोग के द्वारा चुनी गई देशी सरकार सबसे उत्तम है। स्वशासन के रूप में वे ग्राम पंचायत की भूमिका सर्वोपरि मानते थे तथा राम राज्य की संकल्पना को यथार्थ धरातल पर उतारना चाहते थे। आर्थिक क्षेत्र में गांधी जी ने स्वदेशी पर बल देते हुए लघु और कुटीर उद्योग, हथकरघा उद्योग, चरखा चलाना तथा सूत काटने जैसे कार्यों पर बल दिया। स्वदेशी के माध्यम से गांधी जी श्रम आधारित उद्योगों का विकास चाहते थे ताकि भारत में व्याप्त भीषण गरीबी, बेरोजगारी और कुपोषण की समस्या का समाधान किया जा सके। गांधी जी स्वदेशी पर बल देते हुए मशीनीकरण और औद्योगिकरण के खिलाफ थे। उनका मानना था कि इससे भारत में गरीबी और बेरोजगारी और तीव्र होगी। स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विदेशी वस्त्रों को जलाया करते थे। अपने आंदोलनों में गांधी जी सभ्यता और संस्कृति के क्षेत्र में भी स्वदेशी पर बल देते थे।
यद्यपि गांधी जी विश्व के किसी भी संस्कृति के विरोधी नहीं थे, फिर भी भारत की सभ्यता और संस्कृति के प्रबल समर्थक थे। उन्हीं के शब्दों में कहें तो, मैं चाहता हूं कि विश्व की सारी संस्कृतियां हमारी खिड़की से होकर गुजरें, लेकिन किसी एक संस्कृति के आगे अपने को पूर्ण समर्पण कर देना कहाँ तार्किक और बुद्धिमानी भरा कार्य होगा। वे इस बात पर बल देते थे कि प्रत्येक भारतीय को अपनी सभ्यता और संस्कृति की गहराई से जानकारी होनी चाहिए, ताकि हम वैश्विक संस्कृतियों के सकारात्मक पक्षों के साथ सामंजस्य बनाकर सफलतापूर्वक जीवन यापन कर सकें। साधन और साध्य संबंधित विचार। गांधी जी के अनुसार साधन और साध्य की पवित्रता एक अनिवार्य और अपरिहार्य तत्व है। साध्य की पवित्रता के साथ साथ साधन को भी पवित्र होना चाहिए। अगर साध्य पवित्र हो तथा उसकी प्राप्ति के साधन अगर अपवित्र हो, तो साध्य के प्राप्ति के बाद भी वह दीर्घायु और फलीभूत नहीं हो सकता है और समय के साथ उसमें कई दोष उत्पन्न हो सकता है। इसलिए गांधी जी ने साध्य की पवित्रता के साथ साथ साधन की पवित्रता पर भी जोर दिया है। उन्हीं के शब्दों में, यदि साधन के साथ साध्य पवित्र है तो सत्याग्रहियों को कोई डरा धमका नहीं सकता है। वे निडर होकर अपने पथ पर अग्रसर होते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। गांधी जी ने कहा है कि अधिकतम उत्पादन और उत्पादकता के लिए अच्छे व उन्नत बीज की जरूरत होती है, क्योंकि उन्नत बीज से उन्नत, सुदृढ़ व मजबूत पौधे का विकास होता है, जिससे उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होती है। अगर बीज निष्कृष्ट हो तो अधिकतम उत्पादन नहीं हो सकता है। संघर्ष विराम संघर्ष संबंधित विचार। गांधी जी के आंदोलन का एक मुख्य सिद्धांत संघर्ष विराम संघर्ष था, जिसमें वे सर्वप्रथम गैर संवैधानिक तरीकों का प्रयोग करते हुए सत्याग्रह, धरना, हड़ताल तथा प्रदर्शन किया करते थे। जब उन्हें लगता कि आंदोलन अवसान की ओर है, तो वे आंदोलन को वापस ले लेते और संवैधानिक तरीकों से आंदोलन को गति प्रदान करते थे। इस विराम की अवस्था में गांधी जी चरखा चलाना, सूत काटना, हिंदू मुस्लिम एकता, स्त्री शिक्षा, मंदिर प्रवेश, अस्पृश्यता आंदोलन, दलित उत्थान जैसे रचनात्मक कार्य किया करते थे। इसके द्वारा वे आंदोलन से बाहर रहे लोगों को भी आंदोलन में शामिल कर लेते, जैसे बुद्धिजीवी वर्ग और महिला वर्ग, क्योंकि रचनात्मक कार्यों में सबसे ज्यादा बल महिलाओं ने ही दिया है। जब गांधी जी को लगता था कि लोग पुनः आंदोलन के लिए तैयार हो रहे हैं और उनमें नए ढंग से पुनः ऊर्जा और उत्साह का संचार हो रहा है, तो वे फिर गैर संवैधानिक तरीकों से आंदोलन को शुरू कर देते थे। अर्थात संघर्ष विराम संघर्ष एक सतत चलने वाली प्रक्रिया थी, जो तब तक चलती रही जब तक भारत पूर्ण रूप से आजाद न हो गया। सर्वोदय संबंधित विचार। महात्मा गांधी ने सर्वोदय संबंधित विचार प्रस्तुत किए, जिसमें समाज के वर्गों के कल्याण पर बल दिया। सर्वोदय का तात्पर्य सभी के उदय से है। गांधी जी ने एक ऐसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अर्थव्यवस्था की बात की जिसमें सभी वर्गों का एक समान उदय हो सके, अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा शोषित, उत्पीड़ित और दबित न हो। उन्होंने सर्वोदय के माध्यम से सभी व्यक्तियों के कल्याण की बात कही। गांधी जी के इस विचार से गरीब, अमीर, ऊंच नीच तथा पवित्र और अपवित्र जैसी भावना को समाप्त कर एक ऐसे समाज की स्थापना करने की बात की जिसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वयं से शासित हो सके। इस संबंध में गांधी जी ने राम राज्य की अवधारणा को भी विस्तृत रूप दिया। साथ ही साथ आर्थिक क्षेत्रों में असमानता को दूर कर समानता को स्थापित करने के लिए उन्होंने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रस्ताव समर्पित किया। उन्होंने स्वदेशी शिक्षा पर बल देकर एक ऐसी शिक्षण प्रणाली की शुरुआत की जिसमें गरीब से गरीब वर्ग भी समानता के आधार पर शिक्षा को प्राप्त कर सके। उन्होंने स्वदेशी पर बल देकर आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास पर बल दिया। उनके अनुसार स्वदेशी के प्रयोग से ही भारतीयों में आत्मनिर्भरता का संचार हो सकता है। आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन व्यक्तियों में निहित व्यक्तियों की स्वतंत्रता को प्रकट करता है। इस प्रकार गांधी जी सर्वोदय के माध्यम से सामाजिक समता और समावेशी विकास को बढ़ावा देना चाहते थे। सामाजिक सांस्कृतिक संबंधित विचार। गांधी जी ने सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में कई युगांतकारी एवं व्यवहारिक सिद्धांत प्रस्तुत किए जो भारतीय समाज की परिस्थितियों के अनुकूल थी, जिसको हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं में देख सकते हैं। पहला, महिला उत्थान। गांधी जी महिलाओं के उत्थान के लिए जीवन पर्यंत कार्य करते रहे। गांधी जी महिलाओं की शिक्षा का संचार करने,
राजनीतिक चेतना को जागृत करने तथा स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई संस्थाओं का गठन किया। उन्होंने चरखा चलाने व सूत काटने जैसे काम महिलाओं के लिए विशेष रूप से बताए। दूसरा, अस्पृश्यता का अंत। गांधी जी छुआछूत और अस्पृश्यता के घोर विरोधी थे। उन्होंने अस्पृश्य जातियों के कल्याण के लिए अनेकों कार्य किए। सर पर मैला ढोने वाले समुदाय के कल्याण के लिए, जिससे समाज के सारे लोग अस्पृश्यता का व्यवहार करते थे, कई महत्वपूर्ण कार्य किए। अपने अनुयायियों के साथ उन्होंने स्वयं इस कार्य को अंजाम दिया। तीसरा, दलित उद्धार। महात्मा गांधी समाज में ऊंच नीच की भावना को समाप्त कर राम राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसके लिए आवश्यक था कि समाज के सभी वर्ग समानता के स्तर पर जीवन यापन करें। गांधी जी ने अत्यंत दलित और अस्पृश्य जाति के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया। उनके अनुसार यह व्यक्ति भी ईश्वर की संतान है और इनके साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने इन समुदाय के लोगों को हरिजन कहा, अर्थात हरि का जन। हरिजनों के उत्थान के लिए गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की तथा अपना संदेश देश के कोने कोने में पहुंचाने के लिए हरिजन नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया। उन्होंने दलितों के साथ सम्मान युक्त व्यवहार के लिए देश भर में कई यात्राएं की। चौथा, मंदिर प्रवेश। गांधी जी के अनुसार मंदिर वह पवित्र स्थान है जहां समाज के सभी लोग स्वतंत्रता पूर्वक आ जा सकते हैं, अर्थात उनके आगमन में किसी प्रकार की रुकावट न होनी चाहिए। गांधी जी ने हरिजनों तथा महिलाओं के समर्थन में, जिन्हें मंदिर में प्रवेश करने पर पाबंदी की थी, देश के कई भागों में कई सफल आंदोलन किए, जैसे केरल का वाइकाम आंदोलन, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर तथा झारखंड का वैद्यनाथ मंदिर। इन सभी मंदिरों में हरिजनों के प्रवेश पर पाबंदी थी, जिसका समर्थन वहां के पंडित और पांडा किया करते थे। पांचवा, मातृभाषा में शिक्षा। गांधी जी ने समाज और देश के उत्थान के लिए प्राथमिक स्तर तक मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने की वकालत की, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। छठा, समन्वित संस्कृति। गांधी जी समन्वित संस्कृति पर बल देते थे। उनका कहना था कि भारतवासियों को पाश्चात्य संस्कृति के सामने स्वयं को समर्पित नहीं करना चाहिए। भारतीयों को पश्चिम से आने वाली तार्किक और सकारात्मक विचारों को ग्रहण करना चाहिए तथा अपनी संस्कृति के साथ समन्वित कर सफलतापूर्वक जीवन यापन करना चाहिए। सातवां, लघु और कुटीर उद्योग पर बल। गांधी जी भारतीयों में व्याप्त गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए श्रम प्रधान लघु और कुटीर उद्योगों पर बल देते थे। अब हम लोग लास्ट में मूल्यांकन देख लेते हैं। महात्मा गांधी के विचार न सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय प्रासंगिक थी, बल्कि वर्तमान संदर्भ में भी उनके विचारों की अपरिहार्यता और अनिवार्यता है। महात्मा गांधी के लघु और कुटीर उद्योग तथा श्रम प्रधान उद्योग के विचार वर्तमान भारत में भी प्रासंगिक है। जिस तरह भारत वर्तमान में गरीबी और कुपोषण, बेरोजगारी से ग्रसित है, इस संदर्भ में इसे दूर करने के लिए गांधीवादी विचार रूपांतरित रूप में ही सही लेकिन प्रासंगिक है। शिक्षा संबंधी विचार, जिसमें प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विचार गांधी जी ने दिया था, को भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 के क में शामिल किया गया था। इसी प्रकार ग्रामों की महत्ता देते हुए गांधी जी ने स्थानीय स्वशासन पर बल दिया। गांधी जी के इस विचार को संविधान के अनुच्छेद 40 में शामिल किया गया। गांधी जी के सत्य और अहिंसा के विचार को सतत व समावेशी जैसे हैं, जिसकी प्रासंगिकता तो उस समय भी वैसी ही थी जैसी आज है तथा भविष्य में भी इसकी प्रासंगिकता वैसे ही बनी रहेगी। गांधी जी के इस विचार को अनुच्छेद 51 में शामिल किया गया तथा संयुक्त राष्ट्र संघ ने इनके विचार को प्रासंगिक बताते हुए उनके जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया। महात्मा गांधी के विचार सर्वसाधारण तक बड़ी सरलता और सहजता से पहुंचते थे, इसलिए सभी क्षेत्र, भाषा, जाति, सांप्रदायिक क्षेत्र के लोग गांधीवादी विचारधारा की ओर खींचे चले आते थे। गांधी जी की कथनी और करनी, अर्थात इनके सिद्धांत और करनी में बहुत ही कम फर्क होते हैं। इसी का नतीजा था कि महात्मा गांधी के द्वारा 1920, 1930 और 1942 में शुरू किए गए जन आंदोलन में लोगों की अधिकतम भागीदारी रही। गांधी जी के सिद्धांत उस समय की परिस्थितियों के बिल्कुल अनुकूल थी। उनके संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति तथा सत्य और अहिंसा की रणनीति हमेशा अंग्रेजों को दुविधा में डाले रखा, जिसका परिणाम भारत की स्वतंत्रता थी। यह कहना अतिशयोक्ति न होगी
कि यदि गांधी नहीं होते तो भारत की आज़ादी को 1947 में मिली वह कुछ और वर्ष आगे मिल सकती थी। इस वीडियो का PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, जिसका लिंक स्क्रीन पे दे दिया गया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें और मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप से भी जुड़ने के लिए कमेंट करें। मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।